today our topic is moments of force and equilibrium. तो moments of force and equilibrium में तुमको कोई आइडिया है? जो आइडिया है वो थोड़ा बोलो. Moment of force. Equilibrium, when our body remains in the state of rest under the influence of several forces acting on it. हाँ, exactly. And moment of force, sum of all anti-clockwise moments is equal to sum of all clockwise moments. ये तो तुम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का ये बोल दी ना. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है? हाँ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, एक फॉर्मूला है ना, वो वाला बोलो. मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला perpendicular distance into force. हाँ, so F into the perpendicular distance. तो ये सब तो तुमको अच्छे से आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो इसमें हम एक्स्ट्रा जो सीखेंगे दैट इज द प्रूफिंग ऑफ F इक्वल टू m में, जो हम लोग का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको प्रूफ करेंगे. और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सीखेंगे कुछ शायद वही लॉज के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो अभी देख पा रहे हो कि लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन इन दिस इमेज. So we can see that in all these images, what is common? The main common thing is in every image force is being applied. Force दे रहा है, कोई ना कोई एक तरफ force दे जा रहा है. So what is a force? The force is an energy or strength of doing some physical actions or movements. तुम force को किसी और तरह भी define कर सकते हो. That force is something which creates a push or a pull on something and changes its direction, and it's there is a either brings it to rest or brings it to motion. तो ऐसे करके फोर्स का तुम जो इफेक्ट्स हैं, 3-4 इफेक्ट्स होते हैं, और फोर्स का जो होता है उसको मिला के एक डेफिनेशन तुमको लिखना है. अगर 2 मार्क्स का आया, अगर बाय चांस 1 मार्क का आया तब दिस इज फाइन. ठीक है, चलो. सो फोर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर m और उसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन. ठीक है, एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? डाइन. डाइन. सो प्लीज मेक श्योर तुम्हारे बुक में शायद होगा what is the relationship between the SI unit and the CGS unit of force. तो ये चीज याद रखना. that is 1 Newton is equal to 10 to power 7 dyne centimeter. 10 to power dyne. हाँ, 1. तो एक भी तुम्हारा और एक है 1 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स का है ना. तो वो भी 1 न्यूटन मीटर तुम्हारा जो है 10 to power 7 dyne सेंटीमीटर. ये एक थोड़ा याद रखना. ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं. ओके, सो व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ से एक फोर्स काम कर सकता है, इस तरफ से एक फोर्स काम कर सकता है, इस तरफ से कर सकता है, इस तरफ से भी कर सकता है. जब बहुत सारे फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, क्योंकि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तब तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है ना, तो वो कैंसल आउट हो जाता है. तो ऐसे करते करते जो फाइनली हमको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है दैट इज कॉल्ड द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स. ओके, सो अगर देखो एक ही डायरेक्शन में सब फोर्सेस अगर काम करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा आएगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे तब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? कम हो जाएगा. क्योंकि अगर सोचो एक फोर्स F1 इस तरफ काम कर रहा है और एक फोर्स F1 इस तरफ काम कर रहा है, तब दे विल कैंसल आउट ईच अदर इफ दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अगर डिफरेंट है तो जो फोर्स ज्यादा होगा उसका दोनों में डिफरेंस करके जो ज्यादा होगा वो हम लोग का नेट फोर्स होगा, है ना. तो अगर तुमको पूछा जाए कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी मैक्सिमम, then you will write when all the multiple forces acting on the body is on the same direction, then we can say that the resultant force will be maximum. ठीक है, so example देखो, if two people are trying to move a table with force F1 and F2 in the same direction, then their net force will be F1 plus F2, right? तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब हमको रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा मिलेगा. और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तब पता ही है हमको क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस. हमको माइनस करना पड़ेगा. टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. F1 अच्छा जो ज्यादा होगा माइनस जो कम. ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं. अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यू नो, एट फर्स्ट इट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, राइट. और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स जो तुम दे रही हो, तो फिर वर्क डन नहीं माना जाएगा, होगा. तो ये अगर तुम सोचो कि एक वॉल था,
जिसको तुम ऐसे फोर्स अप्लाई करके भी रिमूव नहीं कर पाई, 1% भी मूव नहीं कर पाई, कैन वी कंसिडर दिस एज वर्क डन? No, ma'am. We will not consider, because you are applying your efforts, you are giving your force, but still there is no displacement, no work is done. Okay, so it brings the body into rest or motion. ये एक है, और ये तो पता ही हम ब्रेक्स दे रहे हैं, है ना? ब्रेक दे के क्या कर रहे हैं, बॉडी मोशन में था उसको हम रेस्ट में ला रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी मोशन में जा रहा है, साइकिल को एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और एक प्रेस कर रहा है फुटबॉल को. प्रेसिंग ऑफ द फुटबॉल विल चेंज द कॉन्फॉर्मेशन. कॉन्फॉर्मेशन मतलब शेप अलोंग विथ इट्स डायमेंशंस. कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, ठीक है? मैं टर्म एक बार लिख रही हूँ, कॉन्फॉर्मेशन, नॉट कन्फॉर्मेशन. ये स्पेलिंग सब गलत लिख देते हैं. कॉन्फॉर्मेशन. Conformation means the change. Change in conformation means change in shape plus dimension. ठीक है, ये लिख लेना. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, तो ये वाला स्लाइड हम लोगों का हो गया था. सुन पा रही हो, देख पा रही हो ना अभी? Yes, ma'am. Okay. The answer to this question is that force can move the stationary objects, things, stop the moving objects, change the direction of a moving object, or change the shape and size of the object. So these are the effects of force. So ये 2 मार्क का क्वेश्चन में आता है कि state 4 effects of force. सब हाफ हाफ करके तुमको 4 इफेक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है? So this is the thing. It can move a stationary object. It can stop a moving object. It can change the direction of an object. It can change the speed of an object. And it can change the conformation of an object. ठीक है? चलो, अभी हम आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन में, दैट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स. अच्छा, कांटेक्ट फोर्स किसको बोला जाता है? जब भी कोई फोर्स, दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आते हैं तब काम करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? तो कांटेक्ट फोर्स के डिफरेंट टाइप्स है. फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब कांटेक्ट फोर्स है. ये फोर्स तभी काम करते हैं व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट. Frictional force, you know very well that whenever an object is in motion, friction will work on it, or whenever an object is kept on something, friction will work on it in the opposite direction. It will always oppose the direction of the force. Okay, so this is friction. नेक्स्ट आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, या बोल सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फोर्स का, बट ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक पॉइंट है कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. सोचो कि यहाँ पे मैंने ये रखा है, ठीक है? तो ये जो रखा है, तो दोनों, ये दोनों कांटेक्ट में है ना? तो इस नीचे की तरफ क्या काम करेगा? इसका, इस पाउच का वेट काम कर रहा है, राइट? सो दिस इज द वेट वर्किंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसी के परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करेगा, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है? सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ऐसा अगर हम एक टेबल के ऊपर एक बुक रखा है सोचे, या कोई भी सरफेस के ऊपर कुछ रखा है सोचेंगे, तो उसके वेट के परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करेगा, तब उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. क्लियर? Yes, ma'am. टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स तभी काम करता है जब कोई स्ट्रिंग अटैच्ड है. Okay, whenever a string is attached, that is also like the normal reaction force which is acting in the perpendicular direction. अगर सोचो ये अभी कोई स्ट्रिंग से यहाँ पे मैं पकड़ के रखती इसको, इस पाउच को, ठीक है? सोचो मैं एक स्ट्रिंग पकड़ के रखी हूँ, तो इस पाउच से जो इस तरफ फोर्स काम करता है, दैट इज द वेट ऑफ द पाउच. एंड जो स्ट्रिंग में जो फोर्स काम करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. कोई डाउट? No, ma'am. So this tension of the string balances the weight of the body. Okay? So इससे अगर सोचो दो स्ट्रिंग्स लगे होते, तो दोनों में ही अपवर्ड टी काम करता, जैसे पुली में होता है. पुली में बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं उस व्हील के साथ, और हर एक ऊपर की डायरेक्शन में टी काम करता है, जो उस फोर्स, उस वेट को, पुली के वेट को बैलेंस करता है. क्लियर? चलो. Yes, ma'am. ओके. अभी ये तो स्प्रिंग वाला फोर्स है, जैसे हुक्स लॉ पढ़े हैं हम, which is equal to half kx square. ठीक है? तो पहले देखो, पहले ये है ओरिजिनल फॉर्म, या बोल सकते हैं इसको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म. फिर देखो इसको इंक्रीज कर जा रहा है स्ट्रिंग को. तो इसको जब हम छोड़ेंगे यहाँ से, तब एक फोर्स एक्सर्ट होगा ना,
that is the force exerted by the spring. So original loose form of spring exerts no force on any body. एक normal spring है, तब तो कोई force नहीं है. Compressed spring pushes away the object. जब एक spring है, सोचो एक बैटरी, एक रिमोट कंट्रोल, ठीक है, एक रिमोट का बैटरी के बारे में सोचो. जब तुम बैटरी को खोल देते हो तब स्प्रिंग्स अटैच्ड होते हैं ना, दिखते हैं ना, स्प्रिंग्स रहते हैं. वो स्प्रिंग्स तब कोई फोर्स नहीं है उसमें, वो ओरिजिनल पोजीशन में है. जब तुम फिर से बैटरी को, व्हेन यू आर अटैचिंग द बैटरी एट दोस बैटरी पॉइंट्स, वो स्प्रिंग्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं बैटरी के फोर्स से, है ना. तो कंप्रेस्ड हो जाने से ही वो एक फोर्स काम करता है उस बैटरी पर. जब फिर से तुम वो बैटरी खोल देती हो, वो स्प्रिंग रिलैक्स हो जाता है और वो बैटरी को ऐसे पुल कर देता है, मतलब बैटरी ऐसे आ जाता है ना. तो दिस इज द स्प्रिंग. स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, दिस इज द, यू कैन से, अगर तुमको आए क्वेश्चन की विच लॉ रिप्रेजेंट्स फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, तब लिखना हुक्स लॉ. ठीक है, HOOKE, हुक्स लॉ. अच्छा, ये तो फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलिशन, that is when two bodies collide and equal and opposite force acts on each body. अगर ये और ये भी कोलाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे अगर कॉलिशन हुआ, तब क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा दैट इज एक्सर्टेड बाय दिस बॉडी, एंड इस पाउच के ऊपर जो फोर्स काम करेगा दैट इज एक्सर्टेड बाय दिस बुक, राइट. सो ये दो जब कॉलिशन होंगे तब इक्वल फोर्स काम करेगा दोनों के ही ऊपर, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो एज अ रिजल्ट दे पुश ईच अदर. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दोनों ने दोनों को पुश कर दिया. तो देखो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि two bodies moving towards each other. Now you see they collide. Whenever they collide, this is A, body A. So force on A due to B. अच्छा, ये है कि what does this force AB and force BA represents? So मैं बोल रही थी कि जो FA है, that is this first letter, this will represent कि किसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, the body on which the force is acting. एंड जो सेकेंड लेटर होगा वो होगा किसके वजह से, उस बॉडी, कौन से बॉडी की वजह से, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस फर्स्ट बॉडी को फोर्स देने के लिए. ठीक है, ओके मैम. या, सो फोर्स AB मीन्स फोर्स ऑन A ड्यू टू B, एंड फोर्स BA विल बी फोर्स ऑन B ड्यू टू A. एक याद रखना, तो दूसरा तो ऐसे ही हो जाएगा कि द फर्स्ट लेटर इज द लेटर विच रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है. अच्छा, ये वाला देखो फिर क्या होगा, एज दे आर नाउ व्हेनेवर दे आर कोलाइडिंग, तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, दोनों दोनों के ऊपर पुश वाला एक इफेक्ट दे रहे हैं. व्हेनेवर दे पुश ईच अदर, ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, दे विल मूव फार अपार्ट. वो दो दोनों से मूव कर जाएंगे. ठीक है, होता है ना, धक्का लगते ही तुम एक फ्रेंड से जाके ऐसे टकराई, क्या होता है, दोनों ही ऐसे बैक में आ जाती हो, पुश हो जाते हो, वो पीछे चला जाता है, तुम भी पीछे चली जाती हो. तो इसी का इसको ऐसे ही बोला जाता है, इसको फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलिशन. तो तुम्हारा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो लिख ले सकती हो कि व्हाट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलिशन एंड व्हाट इज द रिजल्ट ड्यू टू दिस. व्हाट इज द रिजल्ट ड्यू टू दिस. तो रिजल्ट में तुमको लिखना पड़ेगा, एज ए रिजल्ट द फोर्स, द रिजल्टिंग फोर्स पुश्ड ईच अदर एंड द टू बॉडीज मूव अपार्ट. ये लाइन लिखना, द टू बॉडीज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर या टू बॉडीज मूव अपार्ट. ये लाइन जरूर लिखना. ठीक है, अभी आ गए हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में. जो फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्हेनेवर द टू बॉडीज आर नॉट इवन इन कॉन्टैक्ट. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स वी ऑल नो कि हम लोग सबके ऊपर एक G, कैपिटल G, विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा एक G काम कर रहा है. ओके, विच इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, और उसका टेंडेंसी क्या है, टू ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वी ऑल नो मैग्नेट्स के वजह से होता है. और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक ऐसा एक फीचर है कि whenever the distance between the two objects, सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैं बोल रही हूँ. ठीक है, whenever the distance between the two objects increase होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. so they are inversely proportional to the distance. तुम ग्रेविटेशन के बारे में बोलो, तुम मैग्नेट के बारे में बोलो, ये सभी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोलो, जो नॉर्मली हम लोग जिससे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, ठीक है, चार्जेस डेवलप करते हैं जिससे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस बोल सकते हो.
So that time also, as you move, increase the distance between the two objects, the gravitational force या जो भी non contact force है, that decreases. Clear? Yes, ma'am. Okay. So वही general characteristics देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the gravitational force is always attractive in nature, while the magnetic force and the electrostatic force can be either attractive or repulsive. Attractive कब होगा? जब opposite है, positive Opposite charges and या नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट ऐसा है तब अट्रैक्टिव होगा. जब रिपल्सिव कब होगा? जब पॉजिटिव जब पॉजिटिव, positive and negative हाँ, और नॉर्थ पोल same. है या साउथ पोल है, तब ये रिपल्सिव होगा. बट ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ओके, सो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड के बारे में दिया हुआ है अभी. द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between the two bodies. It increases as separation decreases and it decreases as the separation increases. तो ये तो तुमको समझाई दी मैं कि this is inversely proportional relationship with the non-contact force with the distance. ठीक है, डिस्टेंस के साथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अभी आते हैं हम लॉज ऑफ मोशन में. लॉज ऑफ मोशन में हमको पता है कितने लॉज है मोशन के? 3 लॉज है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था. न्यूटन ने दिया था. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉरी. So we can say that force is a direct result of motion. Anyway, so force is actually giving motion. जब तक तुम एक बॉडी को फोर्स नहीं दोगी वो मोशन में नहीं आएगा. अगर वो बॉडी रेस्ट में है और जो बॉडी कंस्टेंटली मोशन में है, तब तक उस बॉडी में रेस्ट नहीं आएगा जब तक तुम उसको फोर्स नहीं दोगी, है ना. एक फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड. जब तक तुम उस पर ब्रेक सप्लाई नहीं करोगी, ब्रेक्स आर गिविंग अ फोर्स टू दैट, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन कर रहा है उसमें. ठीक है, एक्सेलरेटिंग बॉडी को स्टॉप करवा रहा है, सो रिटार्डिंग फोर्स. सो नाउ व्हाट हैपेंस? दैट मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट. सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दिस? फोर्स. ठीक है, तो देखो, दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मोशन वाज स्टडीड बाय गैलीलियो एंड न्यूटन. सबसे पहले ना इसको गैलीलियो ने ही किया था. गैलीलियो ने ही देखा था कि एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहा है, तब तक करते जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे ये सब गैलीलियो के सब इन्वेंशंस या सब कुछ सब कॉपीज पढ़ के ही न्यूटन ये समझे कि अच्छा, सो दिस डिपेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक टर्म व्हिच इज कॉल्ड इनर्शिया. क्या बोला जाता है उसको? इनर्शिया. इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी क्या होता है. इनर्शिया, सोचो कि ये बॉडी मेरे हाथ में रेस्ट में है. ठीक है, ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक मैं इसको मेरे हाथ से फोर्स देके मूव ना करूं. राइट? ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट सोच लो कि रेस्ट में है, जो ऑब्जेक्ट सोच लो कि मोशन में है. सो व्हाट इज इनर्शिया? वो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन इट. जो नहीं चाहता है कि मेरा जो अभी स्टेट है, आइदर इन रेस्ट और इन मोशन, वो चेंज हो. दैट इज द इनर्शिया. तो इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ओनली ऑन मास. नहीं, सिर्फ मास के ऊपर. ठीक है, लिख लो, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी. ओके, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. Inertia depends on the mass of the body and is directly proportional to the mass of the body. मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा. फॉर एग्जाम्पल, इस फोन को मूव करना, अगर ये रेस्ट में है, मैं इसको इजीली मूव करती हूँ, बट इसके जगह एक लॉरी अगर रहता तो उसको मैं इतनी इजीली मूव कर सकती? नहीं कर सकती ना. तो इस फोन का मास सोचो बहुत ही कम है, बट उस लॉरी का मास बहुत ज्यादा है. हाँ, so that means inertia of this phone is much less than that of that lorry. Why? Because ये इसका जो टेंडेंसी है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने का, वो बहुत कम है than that of that lorry. ठीक है, तो ये इनर्शिया, मास, ये रिलेशनशिप याद रहेगा. Yes, ma'am. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है. ओके, सो यही देखो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है. It is a tendency of an object by which it continues in its existing state of motion or rest unless an external, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, unbalanced. Okay, unbalanced. Unless an external unbalanced force is applied to it.
दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, अभी इनर्शिया एंड मास, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट और मोशन varies with mass. The mass of an object is a measure of its inertia. The more inertia that an object has, the more mass that it has. तो mass के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अच्छा, तुमको अभी क्वेश्चन आ सकता है कि why is inertia constant with mass? तब तुमको आंसर लिखना है because mass is an inherent property of any object. Inherent, I-N-H-E-R-E-N-T. Inherent property of any object. That is why mass is always constant, and if mass is constant, then inertia is also constant. Inertia तो constant ही है, मतलब अगर मैं move नहीं करा रही हूँ तो इसीलिए mass constant होता है, और इसीलिए inertia को भी inherent property ही बोला जाता है, क्योंकि mass के ऊपर ही inertia depend करता है. ठीक है, Yes, ma'am. ओके. अच्छा देखो, गैलीलियोज आइडियाज, ये तो वही लॉज ऑफ मोशन है. हम आ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या बोला जाता है? लॉ The law of inertia. inertia. Yes. Why? देखो, an object will remain at rest or continue to move at a constant speed in a given direction unless an external force acts upon it. तो ये लॉ तो inertia को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि जब तक हम फोर्स नहीं देंगे तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, राइट? So this Yes, is ma'am. giving the so this is giving the definition. This law gives us the definition of both force as well as inertia. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इस लॉ को. तो यहाँ पे देखो, सेकेंड लॉ इज रिलेटेड टू मोमेंटम. मोमेंटम पता है क्या होता है? P इक्वल टू Yes, एम, ma'am. यस, mv, मास इनटू वेलोसिटी. पता है हमको कि जिसका जितना ज्यादा वेलोसिटी होता है उसका उतना ज्यादा मोमेंटम होता है. ठीक है, तो देखो, द फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी चेंजेस. That is, objects get an acceleration. This acceleration depends upon the force applied to it. अब ये acceleration कितना होगा, या acceleration होगा या retardation होगा, वो तो depend करेगा हम कैसा force दे रहे हैं उसके ऊपर, है ना? So this is F equal to ma. अभी हम इस F equal to ma को prove करेंगे. ठीक है, you have to write this in a copy as well. बहुत important proofing है ये. हाँ, तो कॉपी, तुम तो रेडी हो कॉपी लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एम इज द ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सेलरेशन. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, पता ही है हमको. चलो हम प्रूफिंग में जाते हैं. ओके, सो वी आर हियर विद द प्रूफिंग. अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, द नेट force experienced by a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड लॉ का, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो देखो फोर्स दिख रहा है, ये मेरा जो देख, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. ओके, नाउ P इज इक्वल टू m इंटू v, ये भी हमको पता है. देन देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m is moving with an initial velocity u. initial velocity पता है, जिससे पहले बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है. तो पहले अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तब उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं 0, राइट? व्हेन इफ इट इज रिटन एज कोई भी सम में अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तब तुम ले लेना u इक्वल टू 0. ठीक है, हाँ. It is uniformly accelerated to velocity v. So this is its final velocity in time t by applying a constant force F throughout the time t. तो हमको कितने वेरिएबल्स मिल गए? फोर्स जो हम कंस्टेंटली दे रहे हैं एक बॉडी में, जिस फोर्स के वजह से उसका इनिशियल वेलोसिटी u से वो फाइनल वेलोसिटी v में चेंज हो गया. कितना टाइम में? t टाइम में. बॉडी का मास क्या है? m. टोटल दिमाग में क्लियर हो गया कि क्या एक पिक्चर आ रहा है? ग्रेट. देखो, अभी द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम से फिर क्या हो जाएगा, बोलो? P is equals to m into u. Momentum of initial moment के लिए and final के लिए P is equals to m into v. वेरी गुड. तो ये हो गया हम लोग का, दो मोमेंटम आ गया मेरे पास, क्योंकि दो वेलोसिटी है. तो अभी देखो,
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पढ़े थे ना हम इसमें स्टेटमेंट में। तो चेंज इन मोमेंटम कब होगा? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p माइनस p2 माइनस p1, दैट मीन्स mv माइनस mu, दैट मीन्स m को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u। यहाँ तक पूरा क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? देखो, the rate of change of momentum is directly proportional to means m माइनस v by u by t। मतलब रेट करने के लिए हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, राइट? तो रेट ये तो चेंज इन मोमेंटम था। अभी जब हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं तब हम बाय टी कर। यस, और वी कैन से दैट एफ क्या है? वही फोर्स जो हम दे रहे हैं इस चेंज इन मोमेंटम का रीजन, तो उसको हम एफ करके रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अभी। ओके, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन ओनली m by ब्रैकेट v माइनस u by t। अभी इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट? तो वही हम यूज करते हैं k। ओके, सो देन यू आर राइटिंग दिस, और हमको फर्स्ट लॉ से पता है v माइनस u by t, v इक्वल टू u प्लस at। वही से हमको अगर a कैलकुलेट करना पड़े तो हमको मिलता है v माइनस u by t, तो उसको हम a से रिप्लेस कर देंगे, राइट? और k को हम ऑलवेज 1 ही लेते हैं क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो दैट हेंस f इक्वल टू mf। दिस प्रूफ इज डन। क्लियर है? यस मैम। ये प्रूफिंग बहुत मतलब समझते बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो कितना इजीली कर लिया हम लोग। कोई भी डाउट है, कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल सकते हो। मैम नो डाउट मैम। फिर इसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स भी कर सकते हैं। हाँ वही तो, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स से इसको फिर इन लोगों ने क्या किया? एफ से रिप्लेस कर दिया। हाँ, तब हम करते हैं ना सब्स्टिट्यूटिंग दिस बाय, इतना तो नहीं लिखता है, तब हम लोग को लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, फिर हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे। ठीक है? यस मैम। चल, तो F equal to ma, SI unit of mass is kg, SI unit of acceleration is meter per second square, so force is kg meter per second square, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। Yeah, so hence the second law of motion gives us the method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। तो second law of motion यूज करके हम क्या फॉर्मूला, किसका डायमेंशन निकाल सकते हैं? फोर्स का। ठीक है, अगर फोर्स नहीं दिया हुआ है तब। थर्ड लॉ तो सबसे इजी है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका तो मतलब कोई इतना क्या बोलूं, कुछ है नहीं। अच्छा, मैं तुमको दो चीजें बोलना चाहती हूँ इनर्शिया के बारे में। सोच लो कि जब तुम ये पढ़ी भी हो शायद, जब तुम कोई बस में बैठी हो जो बस क्या रेस्ट में है, ठीक है, चल नहीं रहा है, बट जैसे ही चलना स्टार्ट किया तुम्हारा बॉडी ऐसे सामने आ जाता है ना, तो इसका रीजन बोलो तो। मैम क्योंकि जो हमारा लोअर बॉडी है वो बस के साथ कांटेक्ट में है, और जो अपर बॉडी वो बस के कांटेक्ट में नहीं है, और जब बस रेस्ट में होता है, जैसे ही शुरू करता है तो हम लोग अचानक से मोशन में आ जाता है, बट जो अपर बॉडी वो रेस्ट में है। नहीं, लोअर बॉडी नहीं, लोअर बॉडी रेस्ट में था। लोअर बॉडी जो है रेस्ट में था, वो बस के साथ आगे चलने लगता है, बट जो अपर बॉडी है वो जिस पोजीशन में था उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तुम सही गई, लास्ट में जाके कंफ्यूज हो गई थोड़ा, राइट? क्या हुआ? लोअर बॉडी जो बस के साथ रेस्ट में था, दैट मीन्स दैट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑलवेज ट्राइज टू अटेन दैट रेस्ट पोजीशन ओनली। तब तुम्हारा अपर बॉडी उस रेस्ट के साथ बैलेंस करने के लिए सामने आ जाता है। ये लिखना है, ठीक है? तुम पूरा ठीक बोली, लास्ट में जाके ऐसा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, यही होगा, ठीक है? लास्ट लाइन ये लिखना पड़ेगा। अच्छा चल, इट इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड, और ये जस्ट तुम्हारा क्या है, मोशन का एक डेफिनेशन है, जिसको हम पता है ना कि रेफरेंस पॉइंट, एक बॉडी मोशन में है तुम कब बोलती हो? जब ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेफरेंस में अगर ये बॉडी ऐसे, ये हाथ मेरा ऐसे चल रहा है, दैट मीन्स दिस इज इन मोशन विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट। ठीक है? तो ऐसा, सो इट कैन बी डिस्क्राइब बाय द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, जो मैं बोल रही हूँ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है? Equations of motion. The equation of motion shows the relationship between quantities like velocity, time, acceleration and displacement, provided the acceleration remains constant.
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा तो हम लोग का ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में आएगा ही नहीं, वो हमेशा ऐसे ऐसे डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट एयर करेगा, vertical lines create करेगा, which is not possible. So these relations are collectively known as equation of motion. There are three equations of motion we know very nicely. तो फर्स्ट है क्या, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अच्छा ये ग्राफ अच्छे से देखो, हम लोग का ये हो गया v और ये हो गया t, और एज द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो पहले u था हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी, फिर v था हम लोग का फाइनल वेलोसिटी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ क्या है, देखो सेकेंड लॉ है हम लोग का एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s मतलब डिस्टेंस, इसके जगह अगर हम h बिठा दे तब हम ग्रेविटेशन का जो यूज करते हैं वो हो जाएगा, और a की जगह क्या आ जाएगा, g, स्मॉल g, यस, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छे से याद रखना, इस g को तुमको पॉजिटिव लेना है अगर कोई बॉडी फॉल कर रहा है, और उस g को तुमको नेगेटिव लेना है कोई बॉडी अगर तुम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड से, ठीक है. तो तब कैलकुलेशन में, नहीं तो सब गलत कर देते हैं. एक होगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्चुअली 9.8 और देते नहीं है हम लोग, 10 लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि दिया हुआ रहता है, नहीं तो आईसीएससी में इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन आता तो नहीं है ना, सो इट इज ऑलवेज विथ 10. ये क्लियर है? यस मैम. अच्छा ये वाला देखो, जब टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा, कोई भी तुमको सम मिला, तुमको टाइम का कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगी, ठीक है. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बड़े बड़े वैल्यूज है, तब तुम उसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ ले सकती हो. दैट इज v प्लस यू v माइनस यू. हाँ ठीक है. तब तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में बोलूँ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh. क्लियर? ओके. तो अब अच्छा यहाँ पे थोड़ा वही सब का रिवीजन है, तो ये सब तो तुमको भी समझ में आ ही गया. डिफाइन फोर्स लीड्स टू इफेक्ट्स, आएगा आंसर. यस मैम. डिफॉर्टर कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एग्जांपल, list any one factor on which magnitude of non contact force depends. बोल दो फैक्टर. मैग्नीट्यूड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वही जो बोल रही थी मैम. मास तो इनर्शिया पे. हाँ, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू. हाँ ओके. ठीक है, पता तो तुमको है, थोड़ा सोच के लिखना. State the Newton's first law of motion, why it is called law of inertia. when the body नहीं स्टार्ट कैसे था वो, the state. नहीं तुम बोलो जो तुमको याद है, मुझे तो जानना है. Inertia when the body remains in the state of rest, remains the state of rest motion due to the force of inertia when force is acting until an external force is applied until an external force is applied on it. ओके चलो, वही एग्जांपल से आंसर्स दिया हुआ है. हाँ आंसर्स दिया हुआ है. अच्छा फिर से वही, डिफाइन द टर्म मोमेंटम, दैट इज इट इज द P इक्वल टू mv. यूनिट क्या होगा? न्यूटन. केजी मीटर पर सेकेंड. न्यूटन मीटर पर सेकेंड. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन. ओके, ये हम केजी मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं. ठीक है, ये सब. अच्छा लास्ट वाला, ये सब तो नॉर्म सब पता ही है, प्रूव करना पड़ेगा. ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है. लास्ट वाला सम, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. इतना इजी नहीं देगा, थोड़ा डिफिकल्ट देगा. ठीक है, जैसे सोच लो कि शायद ये केजी ग्राम में हो सकता है, तुमको केजी में कन्वर्ट करना पड़े. फर्स्ट तुम्हारा काम होगा कोई भी सम को देख के कि सब कुछ क्या है ऐसा यूनिट में, अगर नहीं है तो पहले चेंज कर लो. चेंज करके तुम सम कर लो, एकदम एक इजीली हो जाएगा. ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, जब हम बैलेंस करना जाते हैं हमको पता ही नहीं कहाँ से शुरू करें, बट कहाँ से शुरू करना पड़ता है, जिसका सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं लास्ट में, उसी से स्टार्ट करेंगे तो देखोगे 1 मिनट में हो जाएगा.
तो ये सब ट्रिक्स याद करके एग्जाम दे। आज तो आईसीएससी का रिजल्ट निकला, नेक्स्ट ईयर तुम लोग का निकलेगा इस टाइम पे, ठीक है? तो ऐसे ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। फाइन, ठीक है। तो ये आएगा ना, F इक्वल टू एम ए करके ए निकालना यस पड़ेगा, मैम, F बाई एम। 2/5 आएगा। चलो, what we have learned today: force, effects of force, types of force, laws of motion and equations of motion.